नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज बात करेंगे कि क्या हो रहा है हमारी पड़ोसियों का हालत ख़राब है, लेकिन हालत ख़राब होने के बाद भी दिमाग सातवें आसमान पर है। हमारे साथ है इस समय सुमित पीर जी, स्वागत कर रहा हूँ सुमित पीर जी का जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः। और आरंभ करने से पूर्व याद दिला दूँ आपको 25, 26, 27 अक्टूबर राष्ट्रवादियों का महाकुंभ और दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024। जिसमें सुमित पीर जी भी आएंगे, आपको पता है सुमित पीर जी बिल्कुल उसमें जो है वो उसके चश्मे चिराग होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया क्यूआर को स्कैन करके और हमारा जो इस समय इसका क्राउड फंडिंग का कार्यक्रम चल रहा है उसमें कंट्रीब्यूट अवश्य करें और साथ में अपना रजिस्ट्रेशन भी अवश्य करा लें। तो सुमित पीर जी, बांग्लादेश ने 40,000 आर्टिलरी शेल और 2,000 टैंक के राउंड्स ये इंपोर्ट किए हैं पाकिस्तान से। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो संजय सर आपको नमस्कार और शुभ मनाने के लिए साधुवाद और सभी दर्शकों से निवेदन है, तन मन और धन से राष्ट्रवादियों के महाकुंभ को सफल बनाने में आप पूर्ण प्रयास करें और हमारे इस प्रयास में जुड़े। आपसे मुलाकात होगी जयपुर में, आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगता और विल लुक फॉरवर्ड टू इट। तो सर विषय पे आते हैं, भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए। संजय सर 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। पहले 40,000 इन्होंने एम्यूनिशन के राउंड्स मंगाए हैं, 2,000 तोप के गोले मंगाए हैं, 40 टन इन्होंने आरडीएक्स मंगाए वैक्स फॉर्म में और शायद 2,900 इन्होंने प्रोजेक्टाइल्स मंगाए, हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल्स मंगाए हैं। अगर आप इसका समीक्षा करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बांग्लादेश का बॉर्डर भारत से और म्यांमार से 90% तो मतलब जो बॉर्डर लगभग भारत से ही मिलता है, थोड़ा बहुत म्यांमार से मिलता है। तो अगर मैं इस चीज को लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, लास्ट ईयर जो एम्यूनिशन था 12,500 राउंड इन्होंने इंपोर्ट किया। अब की बार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि करीब आप 250% मोर एम्यूनिशन इंपोर्ट कर रहे हो? किससे लड़ने जा रहे हो भाई? क्या दिक्कत है? और वो कंट्री जिसके पास खाने को खाना नहीं है। दूसरा विषय ये है, ये जो 40 टन आरडीएक्स है, कहते हैं वैक्स फॉर्म में इसके कई सारी यूटिलिटीज होती है। मतलब कहीं वो मिलिट्री एक्सपर्ट्स बेहतर समझा पाएंगे, इसकी कई सारी यूटिलिटीज होती है। तो यूजुअली बड़ी कंट्रियां वैक्स फॉर्म में मंगाती है, छोटी कंट्रियां इसको वैक्स फॉर्म में नहीं मंगाती। अगेन करना क्या है? ये आरडीएक्स किसके हाथ जाएगा? ये हमारी चिंता का विषय तो है। हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल्स की बात करें, 2000 तोप के गोलों की बात करें, मतलब काफी सारी डिफेंस स्पेंडिंग, और वो भी पाकिस्तान से इंपोर्ट। वही पाकिस्तान जिन्होंने इसकी ऐसी तैसी करा रखी, वही पाकिस्तान जिससे लोग लड़ते बिड़ते खिलसते हैं। पर जमातियों की सरकार है, जमात इस्लामी पर प्रतिबंध हट गया है, पाकिस्तान से एम्यूनिशन आ रहा है। और ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो चाइना के आर्म्स इंडस्ट्री के दो ही बायर है वर्ल्ड में बड़े, एक पाकिस्तान और एक चाइना। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूं संजय सर, हमने इनको शेख हसीना के टाइम में $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन भी दे रखा था, यानी कि $500 बिलियन का। अगर आपको हमसे हथियार चाहिए, आप बेटा हमसे ले लो, हम उधार में आपको दे देंगे, धीरे धीरे पैसे दे देना। तब भी इन्होंने ना उसका यूटिलाइज किया, और अब ये फिर पहुंच गया पाकिस्तान के पास। ये फिर चाइना से इनकी कुछ सांठगांठ चल रही है। तो ये सवाल ये है कि इनको चाहिए किस लिए, ये करना क्या चाहते हैं इसका। और ये तब की परिस्थिति है जब इन्होंने हमारा $1.8 बिलियन देना सर, जो हमारे बिजली ले रखे हैं, जो बिजली सरकारी गवर्नमेंट कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से ले, $1.8 बिलियन दिया नहीं। हिंदुओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे ये एम्यूनिशन खरीद रहे हैं। और मैं आपको ले जाऊं, लास्ट हमारा जब शोट था वहां पे हमने डिस्कस किया था सर कि ये जो बॉर्डर फेंसिंग अभी पूरी नहीं हुई है, अब जब उसको पूरा करने जा रहे तो इनके बॉर्डर गार्ड जो है कह रहा नहीं नहीं हम फेंसिंग नहीं कर सकते, बड़े अड़ंगे अड़ा रहे। अचानक बॉर्डर फेंसिंग जो हम पूरी करना चाहते हैं, जो हमारे बीच एक एग्रीमेंट था, ये उसको इंप्लीमेंट करने नहीं दे रहे, रोज उसमें प्रॉब्लम में कर रहे। तो अचानक ये माहौल क्यों बदला? अब बॉर्डर फेंसिंग लगाने में इनको क्या तकलीफ है, ये भी एक विषय हो रहा है। और आप जानते हैं कि अभी तो आजकल बॉर्डर बंद है हमारे। देखिए हमारे इनके यहाँ से कुछ आ जा नहीं रहा, कॉटन हमने बंद कर दिया। पर मंडे की बात है, शायद मंडे हमारी बात हुई थी, मंडे ट्यूसडे की बात है,
मंडे इन्होंने, मंडे। हाँ, जो हमारा वहाँ एसबीआई जो मैंने आपको बोला था, एसबीआई जो हमारा मैनेज करता है वीजा आउटसोर्सिंग सेंटर जिसमें करीब 100 काउंटर है, वहाँ उसको इन्होंने वेंडलाइज किया, बोला भाई ये बंद करो, हिंदुस्तानियों यहाँ से निकलो। वहाँ इन्होंने लेडीज वेडीज के साथ भी बदतमीजी की और इनका जो पुलिस थी, इनका जो सिक्योरिटी थी वो देखती रह गई। तो ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना है भाई, फिर बाढ़ आ गई, पानी भाई ऊपर बारिश आ गई, पानी नीचे रहेगा, मतलब भारत ने बाढ़ लिया ही। तो कुछ ना कुछ तो इनके यहाँ चल रहा है। देखिए, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं, चींटी के पर भी निकलते हैं तो कितना दूर तक उड़ेगी, जहाज तो बनेगी नहीं ना। ये तो वो चींटी जिसके बारिश में थोड़े पर निकल आए, जहाज नहीं बन सकती है। पर ये भी एक विषय जरूर है, इन्होंने हमसे कभी हथियार नहीं लिया, इन्होंने ये हमारे पास हथियार लेने आए नहीं, इनके पास मिग-29 भी है, ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहते हैं, इनके पास ठीक-ठाक हिसाब किताब है, ऐसा नहीं कि ठीक-ठाक हिसाब किताब नहीं है। पर क्या भारत को चिंता करने का विषय है? नहीं, क्योंकि हम तो इनको देख ही लेंगे। बट अगर आप देखें, थोड़ा आप चीज़ों को बढ़ के एनालाइज़ करें संजय सर, तो आज हमारे 3 फ्रंट तो कम से कम खुल ही गए हैं। लास्ट टाइम तुम 7 फ्रंट की बात कर रहे थे, 3 फ्रंट तो खुल ही गए ना? पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। अगर उस 3 फ्रंट के परिप्रेक्ष्य से देखें, ये जो डेवलपमेंट्स है, ये तब इम्पोर्टेंट हो जाती। इनको हमें उस नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना पहले ये फ्रंट नहीं खुला था। 1 महीने बाद अब ये फ्रंट खुल चुका है। देखा जाए तो अभी वहाँ बारिश का मौसम है, ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ जो बॉर्डर है, पानी से निकलता, कुछ लेक से निकलता, कुछ पहाड़ से निकलता, कुछ वो स्वैम्प से निकलता है। तो अभी तो चिंता की बात नहीं, पर अभी जैसे-जैसे ये पानी हटेगा, तो क्या करना है? ये भी संभवता है कि इनको कुछ भनक लग गई कि भारत कुछ तैयारी कर रहा है। भारत कुछ तैयारी में लगा है, भारतीय सेना शायद कुछ कार्रवाई कर ले। देखिए, हिंदुओं का शोषण प्रताड़न तो हमसे देखा नहीं जा रहा है। अभी मोदी जी ने जो बाइडेन से भी बात की थी। अब जब मोदी जी की जो बाइडेन से बात हुई, वहाँ भी हिंदुओं वाला विषय तो उठा था। अब क्या बात हुई मोदी जी की, क्या नहीं हुई, ये भी एक देखने का विषय है कि भाई क्या हुआ, कि क्या हम करेंगे, नहीं करेंगे, और यूनुस के हाथ में सत्ता तो है नहीं। अब देखिए, यूनुस के अगेंस्ट उसके जो ये विलेज डिफेंस कमेटी वाले हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई यूनुस को ही हटाओ। तो ये जो वहाँ पूरी खिचड़ी बनी पड़ी है, और सारे आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी, एंटी इंडिया हेटिंग आतंकवादियों को इन्होंने चुन-चुन के छोड़ दिया है। और बीएसएफ की मैं आपको याद दिलाऊं, बीएसएफ खुद कह रहा है जी 1200 आतंकवादी इन्होंने ऐसे छोड़े हैं जिनको इंडियन बॉर्डर की तरफ भेजा जा रहा है। तो मतलब इनके इरादे ओवरऑल मुझे ठीक नहीं लग रहे। अब ये डिक्टेशन पाकिस्तान से ले, ये चाइना से ले, अमेरिका से ले, किसी से भी ले, अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि म्यांमार से इनका अभी कुछ बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। हाँ, मैं ये इनकार नहीं करूंगा कि म्यांमार से नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी रैपिड एक्शन फोर्स जो है, पहले जो उसके हेड थे, उन्होंने कहा जी म्यांमार से बांग्लादेश का कभी ना कभी युद्ध हो सकता है। पर अगर म्यांमार वाली बात है, म्यांमार में चाइना बसा पड़ा है, चाइना स्ट्रांग हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अचानक जो कंट्री जिसके पास बिजली के देने के पैसे नहीं है, वो इतना बड़ा 250% अपना एम्यूनिशन बढ़ा रही है। ये हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल जो है, हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल जो इन्होंने लिए हैं, ये किस लिए लिए गए हैं? ये सारी चीजें अगर आप इसका सम टोटल देखें संजय सर, तो मुझे लगता है कि हमें इसको थर्ड फ्रंट के हिसाब से और एक कंबाइंड अटैक ना हो जाए, उसके परिप्रेक्ष्य से स्टडी करना चाहिए। देखिए, बिगाड़ तो हमारा कुछ पाएंगे नहीं है, पर ये भी एक वास्तविकता है। आपको याद होगा एक बार बांग्लादेश ने बड़ा दिल तोड़ने वाला दृश्य था, आपको याद है वो अ, बांस के डंडे पे हमारे सिपाहियों की लाशें भेजी थी, बीएसएफ के हमारे भाइयों की लाशें। तो हमें वो दिन भी नहीं भेजना चाहिए। देखिए, शेख हसीना तो रही नहीं, और मैं हमेशा एक चीज़ कहता था आपके माध्यम से या टीवी के माध्यम से, मैंने कहा जब हम बोलते हैं कि वी हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद बांग्लादेश, नो, वी हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद शेख हसीना। डिफरेंस है बिटवीन कॉर्डियल रिलेशंस विद बांग्लादेश एंड कॉर्डियल रिलेशंस विद शेख हसीना। और मैं ये बार-बार एक ही चीज़ रियलाइज़ करता रहा, अगर शेख हसीना निकल गई, हमारे इंटरेस्ट का क्या होगा? अभी जो वहाँ सेंटिमेंट है, पूरा एंटी इंडिया है। लास्ट फ्राइडे को इन्होंने कोशिश ये भी की थी कि भारत की एम्बेसी का घेराव करो। वो तो भारत ने इनको धमकी दी थी। भारत ने कहा बेटा अगर वहाँ की ईंट भी निकली, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये थम गए थे। वैसे ही नहीं हुआ, मंडे ट्यूसडे को इन्होंने वीजा सेंटर का घेराव किया, वही हरकत की इन्होंने। आप देखिए, सेंटिमेंट जो है एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है, और ये फिलहाल चाइना के दीवाने हुए पड़े, पाकिस्तान के दीवाने हुए पड़े। जिन पाकिस्तानियों ने इनकी 3 लाख महिलाओं का बलात्कार किया था, वो ये भूल गए। और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग भी हैं, जब आप उनसे पूछे यार पाकिस्तानियों ने तुम्हारी 3 लाख महिलाओं का बलात्कार किया, तो बोलेंगे क्या हुआ दादा, मुसलमान छे, मुसलमान वो भी ये होता है सर, ये दिस इज रियलिटी। ये तीस्ता पे जो उन्होंने नाटक लगा रखा है ना, अब कहना नहीं चाहिए, 5% पानी का तो फेयर है।
क्यों इतना बड़ा इशू बना रखा, क्यों एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना रखा है? जब हमने तुम्हें $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन दिया, तुम हमसे हथियार क्यों नहीं लेते? क्यों चाइना के पास भागे भागे जाते हो? और शेख हसीना की मैं तो खुल के बोलता हूँ सर, अगर वो 22 बार इंडिया आई, वो 46 बार चाइना गई है, डबल से ज्यादा वो चाइना गई है। मतलब सारा सम टोटल देखे, अभी चीजों को देखे, तो ये ओवरऑल स्थिति में एक चीज जरूर बताता है कि इनके इरादे ठीक नहीं है। इट इज नॉट एज पर नॉर्मल। अगर आपको पानी में बहाव ज्यादा दिखे, या तो ऊपर कहीं बारिश हुई है या कहीं बादल फटा है, तभी पानी में बहाव है, पानी में मिट्टी दिख रही है। पानी में बहाव और मिट्टी का मतलब है बादल फटना या पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो कहीं न कभी कहीं ना कहीं बाढ़ आ सकती है। इसका मतलब नहीं बाढ़ आएगी और हम उससे निपट नहीं सकते, निपट तो लेंगे, इनकी औकात दिखा देंगे इनको, बट कुछ ना कुछ हो रहा है, या तो इन्हें कुछ भनक लग गई, इंडियन आर्मी कुछ तैयारी कर रही है। और मेरा ये पर्सनल असेसमेंट है सर, मेरा ये पर्सनल मानना, मेरे पास कोई औपचारिक या अनौपचारिक इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे लगता है कि शायद हम भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, क्योंकि जो वहां स्थिति है, हम कब तक अपने इंटरेस्ट को चाइना और अमेरिका या पाकिस्तान के रहमो करम पे छोड़ दे? हमें भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वी हैव टू आल्सो प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। मतलब ऐसा ना हो कि वक्त जाए और फिर प्रोटेक्ट करने का विंडो भी ना बचे, फिर हमारे पास विकल्प भी ना बचे प्रोटेक्शन करने का। मुझे लगता है हमें भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, या हो रही होगी संभवतः। जी हाँ, ये तो है। वैसे तो आप देखिए कि पूरा जो कोर हेडक्वार्टर है वो सिलीगुड़ी में पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर आपके जो है वो डिवीजन के हेडक्वार्टर से है वो 2-2, 3-3 हैं इधर सिक्किम में और इसमें सब में। तो फौज की तो कमी पहले से ही नहीं है उस एरिया में, कोई जी कमी नहीं है, ना फौज की, ना एयर स्टेशंस की। अब वो हासामारी भी आपको पता है बगल में ही है, कुछ जी बिहार जिले में। और एक और जो पश्चिम बंगाल वाला जो एयरबेस है वो भी वहाँ है। तो आप चाहे एयर ले लें और चाहे आप मिलिट्री ले लें, लैंड फोर्सेस ले लें, इवन मैं तो कहूँगा चाहे आप नेवल फोर्सेस ले लें, वाइजैक कितनी दूर है वहाँ से। बहुत दूर, तो बहुत वो नजदीक। हर हर तरफ से इंडियन आर्मी जो है इस टाइम पे कोल्ड स्टार्ट की सिचुएशन में है। कोल्ड स्टार्ट बिल्कुल डॉक्ट्रिन बनाया तो गया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोल्ड स्टार्ट की सिचुएशन में आज की डेट में भारतीय सेनाएं हैं, और उनको केवल इशारा चाहिए। इशारा बिल्कुल आते ही वो 2 से 3 दिन में पूरा सेटअप और पूरा बैकबोन जो है, या जिसको हम बोलते हैं कि पूरा जो उसका फाउंडेशन है वो तैयार कर देंगे। सर, यहाँ दो पॉइंट और है। देखिए, एक इन्होंने हमें चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस दिया था शेख हसीना के टाइम में। अब वो चिटागोंग पोर्ट का एक्सेस हमारे पास है, रहेगा या जाएगा, वो हमें देखना, क्योंकि हमने पीछे कॉरिडोर बनाया था नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। उस पे हमारी वनरेबिलिटी, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो है कि यहाँ चाइना भी थ्रू बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में अपना एक्सेस चाहता है। वो हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, हमें उसको, रिस्क को मिटिगेट करना चाहिए। तीसरी बात कि क्या हमें चिटागोंग का ब्लॉकेड के विषय में सोचना चाहिए, या चिटागोंग का ब्लॉकेड के प्रावधान करने चाहिए, क्योंकि अगर आप चिटागोंग ब्लॉक करते हो तो काफी सारे बांग्लादेश का ब्लॉकेड हो जाता है। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं सर, ये बांग्लादेश नेचुरल हार्बर इनके पास कोई नहीं है। इनके यहाँ मदरशिप करीब 30 से 60 किलोमीटर दूर डॉक होती है, वहां से छोटे छोटे शिपों में सामान आता है। और अगर आपको शिप भी डॉक करनी है कहीं भी ढाका में, किसी भी हार्बर के आसपास, तो आपको शिप को स्टार्ट रखना पड़ता है विद इंजन ऑफ 9 नॉटिकल माइल्स, जो आगे की तरफ हो, क्योंकि करंट इतनी स्ट्रांग है वो उसको पीछे फेंक देता, तो एंकर वहां काम नहीं करते। इनके पास ड्रॉबैक्स बहुत है। बट ये जो है ना, कि ये जो आजकल जुनून छाया है, ये जो इस्लामी जुनून छाया आजकल, तो इसको देखते हुए खुदकशी कर लें, ये कोई पागलपन कर ले, कुछ भरोसा नहीं। और लास्ट पॉइंट मुझे एक बात कहना था कि देखिए, चिटगोंग हिल्स के आसपास बॉम्ब हिजबुल बन के तो फट सकता ही है ना, ये तो सुसाइड हाँ, बॉम्बर तो इनके एक स्पेशलिटी है। सर चिटगोंग हिल्स के आसपास संजय सर, हिजबुल तहरीर का एक्टिव होना, हिजबुल तहरीर के जो सन्नत फाउंडेशन है, इसका बांग्लादेश आर्मी को पीछे खाने और पानी के पैकेट देना, ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये वही वाली बात है कि हाफिज सैयद खाने और पानी के पैकेट दे रहा है। ये थोड़ा, मुझे ये पहले मैंने होते हुए देखा नहीं है। अब अचानक ये हिजबुल तहरीर वाले, आईएसकेपी वाले, ये चिटागोंग हिल्स के आसपास जो भी है ये टेररिस्ट ग्रुप्स है, इनका हरकत में आना कुछ ना कुछ हमें दर्शाता है। और उसी क्षेत्र में चिटागोंग के आसपास भी हिंदुओं की आबादी काफी है, तो ये भी एक चिंता का विषय तो कहीं ना कहीं बना ही है हमारे लिए। मतलब ऐसा नहीं है वी आर स्क्वाड फ्री, कुछ ना कुछ कारण है सर वेयर वी शुड बी वरीड। जी
और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय जो है वो जो हमारे सामने आता है, वो आपने कहा कि भाई चाइना जो है वो गेन कर लेगा एक्सेस, लेकिन चाइना को तो अंकल सैम एक्सेस नहीं लेने देंगे ना। आप याद कीजिए कि हसीना का स्टेटमेंट क्या था। हसीना का स्टेटमेंट ये था कि भाई ये अमेरिका हमसे सेंट मार्टिन चाहता था, हमने नहीं दिया तो इन्होंने ये करवाया। जी। देखिए संजय सर, अभी क्या है ना, जो शेख हसीना थी वो तो गई। वो तो एक हसीना थी, एक दीवाना था, अब हसीना तो रही नहीं। तो हम तो अटक अटक गए वहां पे अपनी दीवानगी में। अब सवाल ये है कि अभी किसके पास का कंट्रोल है? अभी जो ये प्रकरण कराया, जिसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराया, चाइना ने कराया आईएसआई की मदद से। बट अब यूनिस जो है ये अमेरिका का बंदा, ये हिलरी क्लिंटन ओबामा का डीप स्टेट का बंदा जो उसको वहां बिठा रखा है। सवाल वो नहीं है सर, सवाल ये है कि अभी किसी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। यूनिस के पास कितना कंट्रोल है? यूनिस खुद लटक रहा है। अभी जब किसी के पास कंट्रोल नहीं, कौन बाजी मार जाए, कौन आर्मी चीफ को खरीद ले, कौन नेवल चीफ को खरीद ले, कौन किसको खरीद ले, पता नहीं। आप याद कीजिए, जब शेख हसीना का की लास्ट दिन था ढाका में, क्या हुआ? आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और पुलिस का चीफ और उसकी सिक्योरिटी का चीफ कहता है मैडम आप निकलिए, वरना हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आप निकलिए। सब मिलके उससे कह रहे थे आप निकलिए। तो अब कौन किसके पेरोल पे, किसने किसको खरीदा है, इसके पॉलिटिकल एडवाइजर ऑलरेडी चाइना के पेरोल पे थे, तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। तो अभी जो ऐसी अराजकता है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ये नहीं चाहेगा, ना होने देगा, क्योंकि म्यांमार में ऑलरेडी चाइना काफी स्ट्रांग है और अमेरिका और बाकी जो भी पावर्स हैं, जिसमें मैं अपने आप को भी गिनता हूँ, वी आर नॉट सो स्ट्रांग, हम वहाँ इतने स्ट्रांग नहीं है। वो लगभग लगभग चाइना का वहाँ अच्छा खासा पकड़ बन चुका है। तो क्या हम वहां चाइना को आने देंगे? लॉजिकली नहीं। पर जो वहां की भी परिस्थिति, अगर हम सोचते हैं कि यूनिस बचा पाएगा, यूनिस इज कॉलिंग द शॉट्स, अब यूनिस का कब तख्ता पलट हो जाए यही नहीं पता। अब ये जो नए नए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां चुन चुन के सामने आ रहे, मतलब ना चुन चुन के दे, मतलब पत्थर के नीचे से निकल निकल के सामने आ रहे हैं। अब ये कब क्या कर दे क्या नहीं कर दे, ये थोड़ा विषय तो है। और ये जो सबसे खूंखार टेररिस्ट हैं, इनको छोड़ना, जो एंटी इंडिया विचारधारा रखते हैं, इनका कार्डर है सर। ये मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, ये मास मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। उन लोगों को यूनिस मियाँ चुन चुन के छोड़ रहे हैं। तो यहाँ यूनिस के इरादे भी हमें गड़बड़ लग रहे हैं। और यूनिस कब तक रहेगा नहीं रहेगा कुछ नहीं पता ना। देखिए यूनिस तो हमारा सगा है नहीं। और मैंने आपका इंटरव्यू देखा था शोएब चौधरी के साथ, उसने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी। उसने कहा जी शेख हसीना कैन बी प्रो इंडिया बट शी कैन नेवर बी प्रो हिंदू। ये उन्होंने एक शोएब चौधरी जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था। अगर शेख हसीना भी प्रो हिंदू नहीं है, अभी जो जमाती है, जो वहाबी है, जो जहादी, इनका तो आप सर मतलब धर्म ईमान क्या कहिएगा। दे आर एंड दे नेवर विल बी प्रो हिंदू। और अब हिंदू हमारा जो समाज है उसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर सकते हैं ये लोग, दे कैन यूज इट। और आजकल इन्होंने क्या किया देखिए, अब हिंदुओं को मार पिटाई तो रोक दी इन्होंने, बट बलात्कार की घटनाएं जारी है। बलात्कार के बाद पैसे मांगना जिंदा छोड़ने के लिए, वो जारी है। और चुन चुन के जहां भी हिंदू कहीं है, टीचर भी है कहीं पे, छोटे से छोटा टीचर सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जा जाके रिजाइन करवा रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। मतलब हिंदुओं का आर्थिक कनेक्शन काटना, हिंदुओं की इकोनॉमी से उनको निकालने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। जब हिंदू का दाल रोटी नहीं रही, उसका घर नहीं रहा, उसकी दुकान नहीं रही, सर बेचारा करेगा क्या? तो भागेगा या कन्वर्ट होगा। दो ही तो विकल्प है। और ऐसे आप भारत को भी घुटनों पे ला सकते हो, देखो जी आप हिंदुओं का ये और आप क्या कर पा रहे हो, व्हाट कैन इंडिया डू। और इंडिया के पास बहुत जल्दी मुझे लगता है ऑप्शन नहीं बचेंगे एक्शन ना करने का, क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है। यहाँ मैंने एक जहादी का इंटरव्यू देखा था, कह रहा था तब तक मैं नहीं रुकूंगा जब तक एक एक मंदिर में एक एक मूर्ति को नहीं तोड़ूंगा। ये हमने जी तय कर रखा है, हमें एक एक मंदिर में एक एक मूर्ति को तोड़ना, तब तक हमें नहीं रुकना। अब ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। और ये जो अब एम्यूनेशन आया है, ये जो वैक्स फॉर्म में आरडीएक्स आए, वैक्स फॉर्म में कहाँ यूज होना भाई? वैक्स फॉर्म में आप आरडीएक्स क्यों ले रहे हो? तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां ले रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं? आपको काम क्या है इसका? पहले तो आपने नहीं लिया, अब काहे को ले रहे हैं? मोहम्मद यूनुस को ऐसे कौन से सपने आ गए कि भाई हमें ये चाहिए? तो ये चीजें हैं सर जो हमें कुछ ना कुछ इशारा जरूर करती है। मैं कहूंगा रडार में डॉट्स जरूर दिख रहे हैं। अब वो क्या है उसका वक्त बताएगा और उसका अध्ययन करना पड़ेगा, पर रडार्स में डॉट्स जरूर आ गए। जी। और साथ में जो इनको सामान बेच रहे हैं उनकी खुद की क्या हालत है? उनकी हालत तो फिलहाल पाकिस्तान में दो तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है सर मंडे से। पहली बात, ये जो
बीएलए ने कार्रवाई की है। अब 132 135 का फिगर तो पाकिस्तान मीडिया दे रहा है, हमने तो उस दिन बोला था 200 से 250 तक की कैजुअलिटीज है, जो वाकई है 200-250 इनके लोग निपट चुके हैं। दूसरी बात आप संजय साहब देखिए, जब ये प्रकरण हुआ इन्होंने क्या कहा, कल परसों की बात है या 2 दिन पहले की बात है, अचानक मैं देख रहा हूँ डीजी आईएसपीआर का एक वक्तव्य आ जाता है। डीजी आईएसपीआर कहता है, परसों की बात है, बुधवार की। डीजी आईएसपीआर कहता है जी हमने 25 जिहादी खैबर में टीटीपी के हमने मार डाले हैं और बहुत जबरदस्त ऑपरेशन किया। इसमें जरदारी ओहो तारीफों के पुल बांधा, वाह मियां क्या कर दिया तूने, गजब हो, तुम तो छा गए हो। और मैंने तब भी कहा था कि देखो न न इनकी औकात थी, न है, न होगी टीटीपी के आगे से इतना बड़ा ऑपरेशन करने की। जब ये डीजी आईएसपीआर क्यों कह रहा है, डीजी आईएसपीआर इसलिए कह रहा है क्योंकि आज इनके जितने भी बाकी ये जितने भी इनके पुर्जे थे वो तो निरस्त हो गया, उनके थ्रू प्रोपेगेंडा नहीं चलता, खुद आना पड़ता प्रोपेगेंडा करने के लिए। पर वो ये नहीं बता रहा कि हमारी कैजुअलिटीज कितनी, वो ये नहीं बता रहा 132 है वो या तो ये 250, कभी नहीं बताते। वो तो बताता नहीं 132 है या 250 है, पर प्रोपेगेंडा जरूर कर रहा जी हमने 25 लोग मार दिए। पर मैं आज पूछता हूं भाई तेरे को ये नहीं, तेरे ह्यूमिलेटिंग सबसे ज्यादा दिन में तेरे 150-250 लोग मरे हैं, तो उसकी बात नहीं कर। अगर 25 जहादी मैंने मार दिए और 6 दिन में मारे हैं, 6 दिन में 20 से 26 तारीख तक मैंने 25 जहादी मार दिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया मैंने तभी बोला था तुम्हें अगले दिन इसका जवाब मिलेगा। अगला दिन यानी कि कल थर्सडे क्या हुआ सर, थर्सडे को पता लगता है टीटीपी ने इनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके 2-3 जो उसके जूनियर अफसर थे उनको और उनके परिवार को किडनैप कर लिया। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल और इसके अफसर वर्दी लगा के आसिम मुनीर से गुहार लगा रहे, माई बाप छुड़वा दो नहीं तो मार डालेंगे। जबकि टीटीपी को मैं मानता हूं कि उनके परिवार वालों को इसमें नहीं लाना चाहिए था, पर अब ठीक है, टीटीपी है जो उनकी मर्जी करे। तो अब यहां पाकिस्तान आर्मी के केपीके में अफसर किडनैप हो रहे हैं और उन अफसरों की वीडियो निकाल रहे हैं मुनीर के लिए, कहते बेटा आजा तू कर ले। अब आप सोचिए वास्तविकता क्या है, अगर तुम्हारी इतनी औकात थी कि तुमने खैबर में घुस के 25 लोग मारे यार, वहां तुम्हारे अफसर किडनैप हो रहे हैं और वो तुमसे मिन्नतें कह रहे साहब बचा लो, ये आपकी वास्तविकता बताती। वो जो उस दिन उन्होंने चलाया था आईएसपीआर ने, बेसिकली ये जो ह्यूमिलिएशन हुई, ये जो जलालत हुई, जो इनके मुंह पे थूका गया है दुनिया भर में, जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी के मुंह पे थूक रहे हैं, उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग। और ये जो कनाड चला रहे थे ना संजय सर कि भाई 25 लोग मर गए, 25 पंजाबी मरे हैं, वास्तविकता ये है या तो वो चीनी मरे हैं या वो आईएसआई के लोग मरे हैं जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई करके मारा है। ये अब भी कह रहे कि मतलब बलोचों को बुरा दिखाने के लिए जी उन्होंने सिविलियनों को मारा, उन्होंने पंजाबियों को मारा, ये इनका पूरा प्रकरण है। जबकि ये नहीं बता रहे कि इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट हमें हुई है, 20 घंटे तक हम कैंप पे कब्जा नहीं कर पाए। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट सामने आई है सर, अगर आप देखेंगे जो जिन्होंने ये कैंप वगैरह पे अटैक किया, जैसे जो उन्होंने 2 एक्सप्लोसिव लैडन जो गाड़ियां थी उनको अंदर लिया, उसको डेटोनेट किया, उसमें एक महिला लड़की का नाम आया, महाल बलोच एलएलबी कर रही थी, लॉ स्टूडेंट थी, 20-22 साल उनकी एज बताई जा रही है, अब तो खैर नहीं रही वो दुनिया में। वो ये ट्रक लेके गई थी जिसको इन्होंने डेटोनेट किया बेला कैंप में। और ये सारे लोग जिनके नाम आए हैं, जिनका नाम बीएलए ने जारी किए, ये सब मिडिल क्लास सोसाइटियों से आते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। ये वो नंगे पैर चलने वाले जहादी नहीं, जहादी मानसिकता वाले लोग नहीं है। दे आर ऑल मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली जिन्होंने ये काम किया है। अब इनको डर क्या लग रहा है कि ये बीएलए या मजीद ब्रिगेड को तो छोड़िए, यहां जो मिडिल क्लास है, जो बलोचिस्तान का मिडिल क्लास है, ये आके इनके बच्चे आके पाकिस्तान की आर्मी को मार रहे हैं। और अब ये इसको क्या कर रहे हैं, पंजाबी वर्सेस दिस। उसका जो कॉलेज था, कॉलेज का नाम मुझे ध्यान नहीं है, वहां आर्मी ने घेरा, उसके जो उसका हॉस्टल वगैरह था उसकी तलाशी ली, सब कुछ हुआ, पर उन्हें वहां कुछ मिला नहीं। क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक एलएलबी करने वाली छात्रा क्या खुद हमारा ट्रक एक्सप्लोसिव्स का लेके डेटोनेट कर सकती है, नहीं। दूसरी बात, 800 लोगों ने, ये बीएलए ने अब क्लियर कर दिया, 800 लोगों ने हमला किया था। मुझे बताइए अगर 800 फाइटर्स का मोबिलाइजेशन होता तो आईएसआई कहां था? आईएसआई को पता नहीं लगा नदीम अंजुम को किसने खरीद लिया, किसके पेरोल पे नदीम अंजुम, किससे पैसे ले रहा आजकल नदीम अंजुम? 800 लोग का मोबिलाइजेशन हो रहा, आपको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान में क्या हुआ?
और केपीके में आपने एक बोल दिया, आपके डीजी आईएसपीआर ने सुरसुरी छोड़ दी, अब आपके सिपाही नंगे पैर आपको कह रहे जी हमें बचा लो। और सिंधु देश से भी बड़ी खबर आने वाली है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो सिराइकी बेल्ट में आपके पास प्रॉब्लम है, माइनस लैंडलॉक पंजाब, केपीके निकालिए, सिंध निकालिए, यहां बलूचिस्तान निकालिए, सराइकी बेल्ट निकालिए, तो आपके पास बचा क्या? लैंडलॉक्ड पंजाब। उसके अलावा आपके पास विकल्प ही नहीं है, योर नथिंग अंडर योर कंट्रोल। और वो लैंडलॉक्ड पंजाब किस काम का? सिंध में कराची, अगर सिंध गया, कराची गई, कराची गया तो पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है वो भी गई। ये तो परिस्थिति है सर, सारे फ्रंट इनके खुले हुए हैं। और बलोचों ने बड़ा अच्छा काम किया, कोयटा जाने वाली लाइन को भी इन्होंने ध्वस्त कर दिया। कोयटा इनका छावनी है, इनका अच्छा कंट्रोल है, वहां जाने वाले रेल लिंक को ध्वस्त किया। और दूसरा रेल लिंक जो उन्होंने ध्वस्त किया है सर, वो जो बलोचिस्तान से ईरान जाता था, जो उस दिन मैं आपको कह रहा था कि मुझे इसमें अमेरिका का कुछ लेना देना लगता है। नहीं तो कोयटा जाने वाला रेल लिंक काटना, ईरान जाने वाला रेल लिंक काटना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, जो बीएलए ने वीडियो जारी किया है जिसमें चाइना को धमकी दी गई है, उसमें अमेरिका का नाम नहीं है, जबकि 2017 में अमेरिका ने बीएलए को एक टेररिस्ट संगठन घोषित कर रखा है। अब आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका की प्रेजेंस बलूचिस्तान में जो एयरपोर्ट है वहां ऑलरेडी अमेरिका की प्रेजेंस है। उस एयरपोर्ट को अमेरिकन यूज कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट से उठ बैठ रहे हैं। अब एक जो मैं हमेशा बात कर रहा हूं, जो उस दिन अटैक हुआ था, आप देखिए ईरान के तरफ लाइन काटने का या लाइन को ध्वस्त करने का क्या मतलब है? कोयटा तो चलो समझ आता पाकिस्तान है, ईरान की तरफ बलोचों ने लाइन क्यों काटी? क्योंकि कुछ बलोच ईरान में भी रहते, और ईरान में भी बलोचिस्तान वालों पे ज्यादा भरोसा नहीं है। जो इनके दो आतंकवादी संगठन है, जो इनके बलोचों के दो संगठन है, जो सॉरी बलोचिस्तान के, जिन्होंने कासिम सुलेमानी की जो डेथ एनिवर्सरी थी उस पर वहां डेटोनेशन किया और 60 लोग मारे, जिससे पाकिस्तान और ईरान में कुछ रॉकेट इधर उधर एक्सचेंज हुए थे। तो वहां एक टेरर डेफिसिट है। अगर बलोचिस्तान की आप रेल लिंक काटते हो ईरान के साथ, तो किसका फायदा? अभी फायदा है अमेरिका और इजराइल का, क्योंकि जब अमेरिकन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पाकिस्तान तो कह चुका जी हम सपोर्ट करेंगे ईरान का। और अगर ईरान की लाइनें कट गई पीछे से, तो केपीके के थ्रू देखिए, आप बलूचिस्तान के थ्रू देखिए, तो अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ है। अगर बलूचिस्तान सेमी ऑटोनॉमस रीजन हो जाता संजय सर, तो अमेरिका तो वहां परमानेंट बेस बना लेगा। अभी जो किराए पे उन्होंने बेस लिए परमानेंट बना लेगा। बलोचों का कहना भाई शी जिनपिंग यहां से निकलो, और मजीद ब्रिगेड ने एक स्पेशल फोर्स बनाया है, सुसाइड फोर्स, जो केवल चाइना और चाइनीज एसेट्स पे टारगेट करेगा। ना उन्हें पाकिस्तान से मतलब, ना उन्हें किसी और से मतलब। वो चीनियों को ढूंढेगा और चाइनीज एसेट्स को ढूंढ ढूंढ के न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसका मतलब है कि चाइना के खिलाफ जो रेजिडमेंट है वो सामने आया है। इसमें एक और चीज उस वीडियो में हमें मिला है, मजीद ब्रिगेड का जो कहना है, बीएलए वालों का, कह रहे भाई चाइना ने पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके हमारे गांव के गांव तबाह कर दिया, हमारे गांव के गांव निपटा दिए। तो मतलब अब जिंजियान के बाहर चाइना की आर्मी, चाइना के लोग पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलके जेनोसाइड कर रहे हैं मुसलमानों का। एथनिक क्लिंजिंग हो रही है मुसलमानों की। ये खुद बीएलए, खुद बलोच कह रहे हैं कि चाइना की आर्मी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, चीनियों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम किया। और जो चीनियों का सपना था हम 1 मिलियन 10 लाख चीनी वहां बचाएंगे, धीरे धीरे जमीन पे कब्जा करेंगे, वो भी तेल लेने गया। जो चीनियों का सपना था रिकोडेक की माइनों पर कब्जा करेंगे, वो भी बाढ़ में गया। जो चीनियों का सपना था बलूचिस्तान में जो यूरेनियम है वो निकालेंगे हम, वो भी तेल लेने गया। ये जो चाइना के सारे इरादे थे तेल लेने के। और संजय सर खास आप देखिए, सीपेक को लेके बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, वो कह रहे हम सीपेक नहीं बनने देंगे। और मैं आपको ले जाता हूं, करीब 2 महीने पहले सीपेक हम नहीं बनने देंगे, ये किसने यूएस सेनेट में कहा था? डोनाल्ड ल्यू ने कहा था, विल मेक श्योर सीपेक नेवर सीज द लाइट ऑफ द डे। अब अगर आप मियां शहबाज शरीफ को देखे, जब ये घटना हुई, शहबाज शरीफ बोलता है जी ये तो टीटीपी ने किया, ये तो टीटीपी ने किया। क्यों टीटीपी ने क्यों किया? जब बीएलए वालों ने फिर लिस्ट दी, भाई ये लोग इन्वॉल्व थे इन अटैक्स में, करीब 28 से 30 लोग इनके भी मरे बीएलए वालों के, भाई ये लोग अटैक थे इन्वॉल्व में, तब शहबाज शरीफ का मुंह बंद हो गया। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम किस मुंह से बताएंगे कि हम ग्वादर चला पाएंगे, हम तुम्हें वहां एक्सेस देंगे, जब हमारी फौज ही सुरक्षित नहीं है। अगर पाकिस्तान की फौज ग्वादर में सुरक्षित नहीं है, अगर पाकिस्तान की फौज का बलूचिस्तान में सफाई होगी, सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है पाकिस्तान की फौज का, वो किस मुंह से चाइना को कहेंगे हम सुरक्षित है? और आप याद कीजिए, इनका बिजली मंत्री और इनका
फाइनेंस मिनिस्टर गया था ना पीछे चाइना, साहब जो हमारे आपके ड्यूज देने हैं वो 8 साल का रोल ओवर कर दो। चीनियों ने कहा बेटा चल निकल, कट ले यहाँ से, चल भाग हट, कोई रोल ओवर नहीं हुआ, पैसे ला। अब जब पैसे पाकिस्तान से मांगते हैं संजय सर, पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान बहुत सिंपल मॉडल अपनाता है, वो अपने कुछ फौजियों को मरवा डालता है। पाकिस्तान के जब कुछ फौजी मरते हैं, कहता है देखो मालिक, हमारे तो खुद फौजी वहां मर गए, वहां तो हम नहीं जा सकते, आपके लोग की क्या सुरक्षा करेंगे, वहां पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम दे नहीं सकते आपको। और देखिए सर, ऐसी परिस्थिति में चीनियों की औकात ही नहीं कि वो वहां उतरेंगे। जो उनको कल धमकी मिली है, आपको लगता है कोई चीनी उतरने की हिम्मत करेगा? लास्ट टाइम एक चीनी मरा था, 13-13 मिलियन डॉलर का कंपनसेशन लिया था। अब ये ले तो कह रहा है जितने भेजोगे उतने मारेंगे। अगर ये प्रकरण चलता रहा, ना चीनी आएगा, ना चीनी की जात वहां आएगी, और ना ही पाकिस्तान पैसे देगा, और ना ही ग्वादर कभी चीनियों को मिलेगा। और स्थिति ये बन गई है, अगर बलोचिस्तान ऑटोनोमस रीजन हो गया तो अमेरिका को मिल सकता है एयरबेस, और अमेरिका को मिल सकता है सी बेस। तो सोचिए, अगर ये ग्वादर कल को अमेरिका को बीएलए ने दे दिया, वापस में अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट दे देगा, इनका आतंकवादी जो स्टेटस है जो उनको डिक्लेयर को हटा देगा। रिकोडेक में यूरेनियम है, अमेरिका को चाहिए, वेस्ट को चाहिए, रिकोडेक में मिनरल्स है, सबको चाहिए। क्यों क्यों बलोच अमेरिका से डायरेक्ट डील ना करने, क्यों वो पाकिस्तान को अपनी जर जमीन बेचने दे चाइना को? यहां ये विवाद है कि हम डायरेक्ट अमेरिका से डील कर लेंगे, अमेरिका हमें पैसे दे देगा, हमारी प्रॉस्पेरिटी के काम आएगा, हमारे ये टेररिज्म के सारे लफड़े खत्म, अमेरिका बेस यहां बनाता बनाए, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान को, चाइना को और ईरान को वहां से कंट्रोल करना है, इवन पाकिस्तान को। तो अमेरिका के लिए अगर ये बेस बनता तो बहुत शानदार बेस होगा। और इस बेस में एक और बात होगा संजय सर, इट्स नॉट लाइक अफगानिस्तान वेयर वी हैव बॉडी बैग्स एवरी डे। अफगानिस्तान में आप मरते थे, आपके लोग रोज मरते थे। यहाँ इट्स रिलेटिवली ए पीसफुल एरिया, और जबरदस्त काम हो जाएगा अमेरिका के लिए। और लास्ट चीज मैं आपको बोलूं, यहाँ पे बलूचिस्तान में 8 बड़ी हाईवेज है सर, 8। जब ये उस दिन अटैक हुआ, जब रिएनफोर्समेंट आ रही थी, ये बलोचों को, बीएलए को कैसे पता लगा कि किस जगह से, किस कैंट से, किस चौकी से, किस छावनी से रिएनफोर्समेंट चला? 8-8 हाईवे आने की। उसी जगह पे जाके इन्होंने उनको रोका और आने नहीं दिया। तो कोई तो इन्हें हाईटेक इंटेल दे रहा था। अब ये हाईटेक इक्विपमेंट और इंटेल बीएलए के पास है नहीं है, ना मजीद ब्रिगेड के पास है। हथियार उनके पास अब की बार जबरदस्त है, वो हथियार कहां से आए? तो क्या ये अमेरिका, क्या ये इजराइल इनको इंटेल दे रहा था? संभवतः दे रहा था, क्योंकि ये इंटेल तो मिलिट्री ग्रेड इंटेल है, और चाइना इनको देगा नहीं, भारत इनको देगा नहीं, बचा कौन? अमेरिका और इजराइल जो इनको दे सकता है। तो ये इंटेल इनके पास आया कहां से? ये जो प्रिसाइज उन्होंने अटैक किया किसने? और अगर जब ये प्रिसाइज अटैक और ये कर रहे थे, नदीम अंजुम क्या कर रहा था, आईएसआई क्या कर रहा था, किसने किसको पाकिस्तान में खरीदा? सवाल तो ये है सर। बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है, देखिए क्या होता कहाँ चक्कर में पड़े है। जी, नदीम अंजुम अपना कॉर्नर प्लॉट तलाश कर रहा होगा। हाँ, उसको उसको पता है सर, ये आसिम मुनीर ने सबसे बड़ा विला लिया वर्जीनिया में, कहते हैं कुछ 10-20 बिलियन डॉलर का उन्होंने शानदार विला लिया आसिम मुनीर ने। वो तो सोच रहा यार मुझे भी कुछ मिल जाए। और अब की बार एक और पॉइंट देखिए सर, पहले ये कहते थे जो ऑपरेशन हमारा फेल होता था ये फैज हमीद कराता था, फैज हमीद जी हमारे ऑपरेशन फेल कराता। भाई अब की बार फैज हमीद का भूत तो नहीं आ गया? बुशरा बीबी ने कोई भूत तो नहीं निकाल दिया, उसको भेज दिया वहां क्वेटा और बलोचिस्तान? फैज हमीद तो तुम्हारी जेल में है। तुमने पहले कहा ना जो भी हमने ऑपरेशन किए जी, फैज हमीद ने स्कटल करा दिए, फैज हमीद जेल में है। तो इसका मतलब ये भी है, क्या फैज हमीद का दमखम अब भी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई में है? क्या पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई बिटवीन नदीम अंजुम, फैज हमीद, आसिम मुनीर और जो भी इनके पॉलिटिशियंस है, क्या उनके बट गई है? क्योंकि एक पीटीआई का भी लॉयल सेक्शन तो है ही पाकिस्तान आर्मी में, जो इमरान खान का बड़ा लॉयल है। तो पाकिस्तान आर्मी के जो 3-4-5 हिस्से में होते नजर आ रहे हैं, क्या ये चिंता का कारण नहीं है? और अब की बार फैज हमीद पे भी क्या बोलोगे? वो तो खुद तुम्हारी जेल में यार। अगर फैज हमीद के जेल में होते हुए तुम्हारा सबसे बड़ा डिजास्टर होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाफिज कुरान सैयद आसिम मुनीर या उसका चमचा नदीम अंजुम? सवाल तो ये डायरेक्ट सवाल है, सब पूछेंगे पाकिस्तानियों को, ये उनसे सवाल पूछना चाहिए। अब फैज हमीद भी नहीं है यार, और आपकी बार अंडिया का नाम भी नहीं ले रहे। अंडिया ने कराया, अंडिया ने कराया, राह ने कराया, राह ने कराया, हमारा नाम भी नहीं ले रहे। तो बेटा जो तुम्हारे पापा लोग हैं, चाइना और अमेरिका, तो पूछो पापा ने कराया, पापा नंबर 1 ने कराया, पापा नंबर 2 ने कराया? तो ये पूछो ना किसने कराया। सबसे बड़ा फेलियर है आसिम मुनीर का और नदीम अंजुम का। और तब भी इन बेगैरतों में इतनी शर्म नहीं कि चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। फिर क्या कहते हैं, आईएसपीआर को ये न मार दो, हमने ना 25 जिहादी मार लिए, 25 आतंकवादी मार दिए। अगले दिन फौज के लोग किडनैप हो जाते, कह रहे माई बाप बचा लो।
सर ये है इनकी ये रियल ये ये वैसे फिर बड़ा रेयर है यार, फौज के लोग ही किडनैप हो जा रहे और लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के लोग हैं सर, जिसको उठाया है, उसका एडीसी उठाया है, उसके और अफसर उठाया, और इनका परिवार के लोग भी अब की बार उठाए हैं। और आप जानते हैं तहरीक तालिबान किसी को नहीं छोड़ता। अब बलोचों को में देखें तो बलोच यूजुअली सिविलियंस को और लेडीज वेडीज के आगे से कुछ नहीं करते, पर तहरीक तालिबान का तो सिंपल सिस्टम है, जो मेरे खिलाफ आएगा मैं उसको निपटा दूंगा। क्या आज केपीके में उन्होंने अपने गवर्नर नियुक्त नहीं किए? बिल्कुल किए हैं। क्या अफगान तालिबान आज अंदर आके नहीं ठोकता? बिल्कुल ठोकता है। दूसरी बात संजय सर, वहां के लोग भी उनको टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भी आ रहा है उनके पास। तो पाकिस्तान की जो फौज है उसकी तो अपनी छावनी में नहीं चलती, क्षेत्र तो छोड़िए, छावनी में नहीं चल रही उसकी, छावनी की चार दीवारों में भी उसकी नहीं चलती, तो क्या करेगा नरीमन और आसिम मुनीर? और अगर आप एम्युनिशन देखिए, कितने दिन का एम्युनिशन है सर इनके पास? 2 दिन का, 3 दिन का। अब वो डिसाइड करें बलूचिस्तान में खर्च करेंगे, ये केपीके में खर्च करेंगे, या अगर भारत ने कुछ कर दिया तो भारत के केस खर्च करेंगे। बेचारा आसिम मुनीर बड़ी इस दुविधा में है कि इतना सा गोला बारूद है कि कहाँ कहाँ लगाऊं, किस किस को मारूं, किस किस को ना मारूं। वो कह रहा है ठीक है यार, मेरे फौज के आदमियों को मार रहे हो, मारने दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। ये वाली औकात है उनकी। आज बताइए पाकिस्तान में कोई बात करा इतने लोग मरे, कैसे मर गए, किसने लैप्स किया, कितना बड़ा फेलियर था? और अगर ये आज हुआ तो आगे भी होगा। और बीएलए के अटैकों के आप इंटेंसिटी देखिए, पहले से बढ़ती जा रही है, बीएलए की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। और चाइना को तो नहीं। इन्होंने अब आप ये देखिए, लोग कहते थे कि साहब ये तो बड़ी छोटी फोर्स है, वो 800 के कंटिंजेंट लेके, और पूरे एरिया में, इतना बड़ा एरिया है बलूचिस्तान का एरिया, आप ये मानिए कि करीब 42%। 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। साढ़े जी तीन लाख स्क्वायर किलोमीटर का मतलब हुआ कि राजस्थान से बड़ा एरिया है बलूचिस्तान। बिल्कुल सर। राजस्थान 3,32,000 ही है। जी, अब आप देखिए संजय सर, सबसे पहले 42% या 45% ऑफ द टोटल एरिया पाकिस्तान तो बलोचिस्तान ही है। और बलोच तो कभी भी पाकिस्तान से जुड़ना नहीं चाहते थे। अब ये बीएलए कह रहा है जी, पीछे का जो अटैक होता है उसमें हमने 800 लोगों ने अटैक किया था। पर सवाल ये है संजय सर, अगर 800 लोगों ने इतना बड़ा अटैक और इतना बड़ा विनाश मचाया, तो दो प्रश्न यहाँ है। बोलो, बीएलए ने कभी नहीं कहा हमारा 800 का एक ऑर्डर है। हो सकता है 8,000 का ऑर्डर हो, या 10,000 को, या 80,000 को, हमें नहीं पता कितना बड़ा ऑर्डर है। संभवतः पूरी संभावना 8-10,000 का ऑर्डर तो होगा। दूसरी बात, अगर 800 लोगों ने इतनी कैजुअलिटी पाकिस्तान के जांबाज फौज पे मुनाफिद कर दी, तो पाकिस्तान की जांबाज फौज की औकात कितनी बची है? क्या कर पा रही पाकिस्तान की फौज? और तीसरी बात है, ये आपको पाकिस्तान की फौज का तो सबसे जो बेहतर काम है वो करेगी ना, सरेंडर। हाँ, और तीसरी बात ये बताती, जो अब मैं बिल्कुल आपने सही कहा, तो इसका मतलब ना इनके पास ट्रेनिंग है, ना इनके पास वेपन है, ना इनके पास कुछ खाने पीने का हिसाब है। और कुछ तो लोग कह रहे पता नहीं तनख्वाह कितनों को मिलती है, कितनों को नहीं मिलती आजकल। तो अब ये पाकिस्तान की फौज भी क्या करेगी? अब इनके कैंटोनमेंट्स की रक्षा के लिए इन्होंने एसएसजी के कमांडोज डिप्लॉय कर लिए। भाई एसएसजी के कमांडोज डिप्लॉय है कि पाकिस्तान का कैंट अगर है केपीके में या कहीं अपना बलोचिस्तान में, जो भी इनके पास अभी है, उसकी रक्षा के लिए पाकिस्तान फोर्स के एसएसजी कमांडोज डिप्लॉयड है। और ये बलोचों ने, मुझे लगता है सर, अमेरिका और इजराइल के साथ कोई तो डील काटी है, क्योंकि उन्होंने कल ना अमेरिका का नाम ना लिया ना इजराइल का नाम लिया। बिल्कुल खुले आम इंग्लिश में वीडियो निकाल के शी जिनपिंग को धमकी दे रहे हैं। अब देखिए, शी जिनपिंग को धमकी देना यानी कि पाकिस्तान के पेट पे लात मारना। अगर वो पाकिस्तान के पेट पे लात मार रहे हैं, क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा है ना सारा, और चाइना से पंगा ले रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, अगर अमेरिका और इसराइल की बैकिंग नहीं है, उसके अलावा ये कर सकते हैं? और अमेरिका और इसराइल को तो एक ही चिंता थी, जब ईरान से युद्ध होगा, ये अगर गधे पे रख के, घोड़े पे रख के, ट्रकों में रख के असला बारूद पहुंचाएंगे ईरान। अगर अब केपीके में और बलोचिस्तान दे आर बोथ बॉइलिंग, तो रोड वाला रास्ता तो हो गया बंद। वैसे दोनों टीटीपी और इन्होंने तो बैरिकेड वगैरह भी अपने लगा लिए। अगर ये आसमान से कुछ भेजेंगे, वो तो आप जानते हैं इसराइल तो कभी भी ट्रैक कर लेगा। इसराइल ने तो अब एआई निकाला है सर, एआई से वो आजकल पैलेस्टीन में और यहाँ गाजा में हमले करते, उससे टारगेटिंग करते, प्रोफाइलिंग करते, और बाकायदा मैकेनिकल मतलब ऑटोमेटेड ह्यूमन मैकेनिकल ऑपरेशन चला रहे हैं। हजारों टारगेट रोज निकालते हैं, हजारों टारगेट रोज एलिमिनेट करते हैं। इसराइल तो गेम में बहुत आगे चला गया, एआई को यूज करके वो आज लोगों को निपटाते हैं और उनकी प्रोफाइलिंग करके निपटाते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में तो देखिए, इसराइल से आप भेजोगे तो वो तो कहीं जाएगा नहीं।
अब इनको चिंता करनी चाहिए इनकी कराची इनके पास कब तक रहती है। कराची पे अगर सिंधु देश वालों ने एक बड़ा यलगार कर दिया और ये सारे फ्रंट खोल दिए, तो लैंडलॉक्ड पंजाब, इवन माइनस सराय की बेल्ट इनके किस काम का है सर? क्या करेगी ये? और आज बलोचों की आप बात सुने, वो तो कहती है पंजाबी फोर्स, वो तो खुद कहती है पंजाबी आर्मी, वो तो कहती नहीं पाकिस्तान आर्मी, कहते कोई पाकिस्तान आर्मी नहीं जी, ये तो पंजाबी आर्मी है। आज मैं एक टीवी चैनल पे था सुबह, तो एक बलोच आया था, वो तो कह रहा है ये तो जी पंजाबी आर्मी जी, आप पाकिस्तान आर्मी क्यों कहते हो? पंजाबियों की आर्मी, हमारी कोई आर्मी नहीं है, हम तो पाकिस्तान से रहना ही नहीं चाहते जी। मतलब ये जो पाकिस्तान की हालत है, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, जियोपॉलिटिकली दब चुका है, बिग बॉय गेम में फंस चुका है। इनकी चाइना के साथ दोस्ती इनको भारी पड़ गई है, क्योंकि ये जो कभी चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के बीच खेलते थे, वो इनको भारी पड़ गई है। पीछे शी जिनपिंग के हाथ वाथ मिलाया था आसिम मुनीर ने, उसे लगा मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, पर ये भूल गए कि भाई कहते हैं ना, हाथियों की लड़ाई में प्यादे पिस जाते हैं। अब ये पाकिस्तान तो प्यादा, सर अमेरिका और चाइना लड़ेंगे आपस में, प्यादा तो पिस जाएगा। और ये जो ईरान को सपोर्ट दिया था कि इस्लामिक उम्मा में हमारा थोड़ा कॉलर ऊंचा हो जाएगा, इजराइल को उन्होंने दुश्मन बना लिया। अब बताओ कैसे सपोर्ट करोगे ईरान को, जब वहां की रेलिंग भी कट गई, जब वहां का जमीनी रास्ता सारा कट गया है। और ईरान का तुम पे भरोसा करता है, ईरान भी तुम पे भरोसा नहीं करता। पीछे तुमने इजराइल को मोटार शेल्स भी भेजे थे, वो भी तुमने बात छुपा ली। मतलब तुम तो ऐसे लोग हो, ना इनका धर्म ईमान है, कुछ भी नहीं है, तुम बिकने वाले लोग हो। यूक्रेन को भेजते हैं ना शेल्स। यूक्रेन को भी भेजा था सर इन्होंने, क्यों क्यों नहीं? जो पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, जिनके पास कोई काम नहीं था, तो इन्होंने यूक्रेन को असलाबाद बिल्कुल बेचा है इन्होंने। और रशिया भी तो इनसे खफा है, रशिया भी तो इनसे दुश्मन है। और मैं आपको याद दिला दूं संजय सर, इसने, आसिम मुनीर ने दो बड़े काम किए, जो हमेशा कहता था ये वो कर जाएगा जो अब तक कोई नहीं कर गया। पहली बार इसने कतर और ईरान को न्यूक्लियर बम बेचने की कोशिश की थी $3 बिलियन में, जिसके बाद डेरा गाजी खान ध्वस्त हो गया। सेकेंड टाइम रईसी साहब वहां आए थे अपने विदेश मंत्री को लेके, और ईरान में उन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान से बम का ब्लूप्रिंट मिल गया। जब उन्होंने ये कहा, रईसी और उसके विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर पत्थर की तरह गिर जाता और दोनों निपट जाते हैं। तो मतलब अब वो हेलीकॉप्टर तो खुद गिरा नहीं, किसी ने तो उसमें कुछ किया ही है। अब इसराइल ने किया, अमेरिका ने किया, जिसने भी किया है। तो ये जो आसिम मुनीर के इरादे हैं, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ, आईएसआई का चीफ और आर्मी का चीफ रह चुका है, ये सोचता मैं बहुत बड़ा खेल कर जाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा जितना आज तक किसी ने नहीं कमाया। पर मुझे लगता है ये करते करते इसकी लाइफ लाइन शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि काफी लोग का ये मानना है, और मेरे सूत्र भी कह रहे हैं कि ये मोसाड के हिट लिस्ट पे आ चुका है। क्योंकि इसने ये जो ईरान के साथ साथ दो बार इसने रेड लाइन क्रॉस की है अगेंस्ट इसराइल, तो ये भी मोसाड के हिट लिस्ट में। अब देखिए इसका नंबर कब आता है। और अगर जिस दिन अमेरिकनों को पूरा फुटहोल्ड मिल गया बलोचिस्तान में सर, दे डोंट नीड आसिम मुनीर, उस दिन उनको आसिम मुनीर की कोई जरूरत नहीं रहेगी, नदीम अंजुम की कोई जरूरत नहीं। अगर वो बलूचिस्तान में डीएलए ने उन्हें पूरा फुटहोल्ड दे दिया, परमानेंट बेस दे दी, ग्वादर पोर्ट पकड़ाया, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अमेरिका नीड्स। और उसके बाद तो अमेरिका की बल्ले बल्ले, कहता है इससे अच्छा मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता। और ये जो हुती वूती जो फुदक रहे हैं, अगर इन्हें ग्वादर पोर्ट मिलता है, ये वहां से भी बहुत कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। और चाइना का ये होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। $65 बिलियन के दिवाली के रॉकेट कैसे छूटेंगे चाइना के, वो चाइना और शी जिनपिंग जाने। और रोएगा बिलकेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो चाइना के साथ दोस्ती करता है उसका अंत बहुत दर्दनाक और फॉर श्योर होता है। क्योंकि चाइना की दोस्ती भी अच्छी नहीं है, और चाइना के पास अभी ये गए थे, रोल ओवर कर दो, चाइना भी इनको कोई पैसे नहीं दे रहा। और मुझे लगता है चाइना को भी बहुत जल्दी समझ आएगा ये किसी काम के नहीं है। जो पाकिस्तान अपने फौजियों को नहीं बचा पा रहा, चाइना के लोगों को क्या बचा पाएगा। दो, इन्होंने एक स्पेशल फोर्स बनाया है सिर्फ चीनियों को बचाने के लिए। यहाँ पाकिस्तान आर्मी कह रही मैंने एक स्पेशल फोर्स बनाया जो चीनियों की रक्षा करेगा। वहां बीएलए का मजीद ब्रिगेड कहता है मैंने स्पेशल सुसाइड फोर्स बनाया जो चीनियों को निपटाएगा। अब देखिए किसका निपटाता है, ये मजे चलिए की बात। देखते हैं कि साहब किसका पलड़ा भारी रहता है। अभी तो बिल्कुल जो आपको पता है, एक बात बताता हूँ और उसके बाद समाप्त करता हूँ इसको। अब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, उसके बाद भारत में पॉपकॉर्न का रेट डबल हो गया है। समझ गया मैं। अब देखिए जो जयपुर डायलॉग का देखेगा ना सर, ये हमारा संस्करण, तो उससे तो मैं कहता हूँ भाई पॉपकॉर्न एक अगर आपने पहले नहीं लिया है, चिप्स, और आपको ये पता होना चाहिए कि चाय, पॉपकॉर्न का जो पाकिस्तानी फौज है वो पॉपकॉर्न भी बनाती है, हाँ उसके वो बाद भी पॉपकॉर्न का रेट जो है भारत में डबल हो गया।
और सर ये बच्चों के डायपर भी बनाती है, ये तेल की शीशियाँ भी बनाती है, ये एडल्ट डायपर भी बनाती है। एडल्ट डायपर खैर इनके खुद ही काम आ जाते हैं। तो जिसने ये संस्करण नहीं देखा भाई, आप एक बार फिर देखिएगा, पॉपकॉर्न के साथ मजे लीजिएगा और हम आपसे मिलके आपको अपडेट बताते रहेंगे कब कहाँ कितने निपटे। ना हम बस इसका नाम ही रख देंगे दी पॉपकॉर्न एडिशन। द पॉपकॉर्न एडिक्शन। दुश्मनों का पॉपकॉर्न एडिशन। पॉपकॉर्न एडिशन। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर आपको, संजय सर, पूरी जयपुर डायलॉग की टीम को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव। महादेव।